Welcome back, guys. This is Abin Malik once again, and today we will be discussing the part third of the lecture series on the history of the Jammu and Kashmir. And the part third is the modern Kashmir. We have already discussed ancient Kashmir, medieval Kashmir, and now we will be discussing the modern Kashmir. The modern Kashmir begins with the beginning of the Dogra rule, and the Dogra rule started in 1846 and it ended in 1947, the year in which also the India became independent from Britishers. So let's begin our journey towards the history of the Jammu and Kashmir. So, as we have already discussed in the last thread of the medieval Kashmir, that the Britishers defeated Sikhs, and finally the Gulab Singh comes into the play, and he purchases Kashmir from Britishers for about 75 lakh Nanak Shahi rupees under the Treaty of the Amritsar on March 16, 1846, which is also called as the Red Letter Day or the Sale Deed of Kashmir. Now, द फर्स्ट किंग जिसका नाम यहाँ पर अब मैं लेने जा रहा हूँ, तो उसका नाम है गुलाब सिंह. वही गुलाब सिंह जिसने ब्रिटिशर से कश्मीर खरीदा था फॉर 75 लाख नानक शाही रुपीस. ओके, गुलाब सिंह, तो उसके कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है? सबसे पहले उसने क्या किया? ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द जे एंड के स्टेट की फाउंडेशन बुनियाद रखी उसने. क्लियर? उसको एक आइडेंटिटी दी. इसके मतलब जो इसके जो बाउंड्रीज है उसको डिफाइन किया. क्राइम वाज सप्रेस्ड, क्राइम वाज इन मैनी फॉर्म्स, तो उसने उनको सप्रेस किया. स्पेशली द प्लंडरर्स या बर्गलर्स जो थे, जो कि ग्रुप्स में यहाँ पर लूट मार करते थे, जैसे कि गलवानस थे, खोखास थे या बॉम्बाज थे, उसने उनको स्टेट फोर्स के जरिए से उनको पूरी तरह से क्रश किया, कमर तोड़ दी उनकी. क्लियर? ही रीऑर्गेनाइज द रेवेन्यू एंड द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. उसने इसके बाद फिर रीऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को. डिवाइडेड द स्टेट इनटू 3 प्रोविंसेस. इसके बाद स्टेट को उसने 3 प्रोविंस में डिवाइड किया. आगे चलते हैं. तो वो 3 प्रोविंसेस कौन कौन थे? सबसे पहले जम्मू, इसके बाद कश्मीर, इसके बाद लद्दाख, जो बराबर पिछले साल अक्टूबर तक चला आ रहा था. अब तो इसके ये 3 डिवीजन थे जो थे, उस तीनों को मिलाकर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कहलाता था. अब जम्मू एंड कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है, जो जिसको सेंटर डायरेक्टली कंट्रोल करता है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स. अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, तो उनको उसके जरिए से वो दोनों यूनियन टेरिटरीज को वो मैनेज करता है. ही डिवाइडेड कश्मीर. गुलाब सिंह डिवाइडेड कश्मीर इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट्स. इसके बाद उसने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर को डिवाइड किया, जिसका नाम एक कामराज और मराज. ही डिवाइडेड जम्मू प्रोविंस इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट्स. जम्मू प्रोविंस को उसने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया. जम्मू, कुपाल या कुपल भी कह सकते हैं आप इसे, किश्तवाड़ और जसरोता. ये 4 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू, कुपल, किश्तवाड़ और जसरोता. तो ये भी उसने किया. कश्मीर को उसने 2 में डिवाइड किया, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कामराज और मराज, और जम्मू को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में उसने डिवाइड किया, जम्मू, कुपल, किश्तवाड़ और जसरोता. और इसके बाद उसने किया राशनिंग ऑफ राइस. राशनिंग मतलब इसकी रेट या प्राइस मुकर्रर की. तो हर एक बंदे तक पहुंचाना, हर एक घर तक पहुंचाना, तो वो उसने किया. इसको अच्छी तरह से उसको कहते हैं राशनिंग करना. रिफॉर्म्ड द बेगार सिस्टम. इसके बाद उसने क्या किया? बेगार सिस्टम को उसने रिफॉर्म किया. तो ये जो बेगार्स होते थे, दे वर वर्किंग मैन. इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं. दे वर वर्किंग मैन, लेकिन उनको इसके बदले कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलता था जिसका वो काम करते थे. दिन भर काम करते थे या महीनों वो काम करते थे, लेकिन इसके बदले उनको कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलता था. सिर्फ थोड़ा बहुत खाना मिलता था, बस, बाकी कुछ नहीं. बेगार्स वो गिवन 1 कहरवार ऑफ राइस पर मंथ. अब उसने क्या रिफॉर्म्स लाए? इसमें रिफॉर्म्स उसने ये लाए उसमें कि जो बेगार्स थे ना, पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया, लेकिन उनको ये रिफॉर्म किया, इस सिस्टम को रिफॉर्म किया. यानी कि ये जो बेगार्स होते थे,
जब भी वो कोई काम करते थे तो उनको 1 मंथ के लिए राइस बेच दिया जाता था, तो उसको कहते हैं कारवार। क्लियर? कारवार प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो लेकिन बस आपको याद रखना है, बस कारवार वो उसको बोलते हैं। फाइनली दिस इवल वॉज एबॉलिश्ड इन 1920। इसके बाद इस इवल को यानी कि इस बेकार सिस्टम को 1920 में ख़त्म किया गया। अब 1920 में किसका दौर था वो आपको आगे पता चलेगा कि उस टाइम कौन किंग थी, किस किंग के दौरान, किस रूलर, डोगरा रूलर के दौरान इसको ख़त्म किया गया। लेकिन इन केस आप अगर आप गुलाब सिंह के बारे में देखेंगे तो उसने ही जस्ट रिफॉर्म्ड द बेगार सिस्टम बट डिड नॉट एबॉलिश इट। नाउ ही रीऑर्गेनाइज्ड द शॉल इंडस्ट्री। इसके बाद उसने शॉल इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज किया, जिसको कहते हैं दाग शाल। फॉर्म्ड द दामथ ट्रस्ट। इसके बाद उसने दामथ ट्रस्ट भी बनाया। ये क्वेश्चन ये पेपर्स में आ चुका है कि दामथ ट्रस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हु, तो इसको एस्टैब्लिश किया था गुलाब सिंह ने। लॉर्ड हार्डिंज विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग हिज रीन। लॉर्ड हार्डिंज इसी के रीन के दौरान कश्मीर आया था। तो दारमा सिस्टम ये ट्रस्ट एक है जिसमें वो हेल्प करते थे गरीबों गरीबों के लिए, तो ये वही ट्रस्ट है। थोड़ा दान शान वगैरह वो सब होता था इसके जरिए दामा ट्रस्ट से। तो दिस वॉज ऑल अबाउट गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह इसके बाद अब इसको सक्सीड किया रणबीर सिंह ने। रणबीर सिंह ने हुकूमत चलाई 1856 से 1885 तक। डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको मैं एक बात बताता चलूँ, डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सिर्फ आप इतना रख सकते हैं, ये डेट इम्पॉर्टेंट आप रख सकते हैं कि शुरू कब हुआ डोगरा रूल, दैट्स 1846, और ख़त्म कब हुआ, दैट इज 1947। ये पूरे डोगरा रूल्स। लेकिन हर एक किंग के लिए, डोगरा किंग के लिए आपको ये याद नहीं, ज़रूरी मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है कि कब इसका रूल कब कहाँ से लेकर कहाँ तक चला। ये दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, और कभी ये एग्जाम में आया भी नहीं है। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, अगर आप याद रख सकते हैं तो रखो, अगर नहीं रख सकते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये मैंने ऐसे ही रखा है। तो इसके बाद आते हैं रणबीर सिंह। ही डिवाइडेड जम्मू इंटू 7 वजारातस। उसने जम्मू को 7 वजारातस में डिवाइड किया। वजारातस कुछ नहीं, इट इज जस्ट सिंपली उर्दू टर्म, एंड in English it's called as administrative units. He divided Jammu into 7 वजारात और administrative units आप भी कह सकते हैं। तो कश्मीर को 6 वजारात में डिवाइड किया रणबीर सिंह ने। He established 3 departments. 3 डिपार्टमेंट्स उसने एस्टैब्लिश किए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसने एस्टैब्लिश किए इंडिपेंडेंट। तो 3 डिपार्टमेंट्स, एक तो था सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू। ये 3 डिपार्टमेंट्स उसने क्रिएट किए। असल में डिपार्टमेंट्स उसने उनको एक पहचान दी, रिफॉर्म्स लाए उसने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इन 3 डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करके या एस्टैब्लिश करके, जो लुक फॉरवर्ड, जो दे वर लुकिंग इनटू द मैटर्स, सिविल अलग, मिलिट्री अलग और रेवेन्यू अलग। क्लियर? इसके बाद उसने क्या किया, जुडिशियल सिस्टम, ही रीऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल सिस्टम। उसने जुडिशियल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया एंड एस्टैब्लिश्ड 2 सदर अदालत। इसके बाद उसने 2 सदर अदालत उसने एस्टैब्लिश किए। जुडिशियल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने के बाद उसी के साथ साथ रीऑर्गेनाइज उसने कैसे किया, ही एस्टैब्लिश्ड 2 सदर अदालत। 1 एट सदर अदालत मतलब हुए हाई कोर्ट्स, 1 एट जम्मू एंड अनदर एट कश्मीर। क्लियर? 1 एट जम्मू अनदर एट कश्मीर, एक यहाँ पर एक जम्मू में। इंट्रोड्यूस्ड रणबीर पैनल कोड। इसके बाद उसने सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस, तो वो बनाया, इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम रणबीर पैनल कोड के नाम से जानते हैं, रणबीर पैनल कोड। तो ये भी उसने किया, जो आज भी मतलब इन वन और द अदर वे, जो आज भी हमारे सिस्टम में यहाँ पर चल रहा है। रणबीर पैनल कोड जो है ये मेनली डील करता है क्राइम्स से, क्रिमिनल कोड। रणबीर पैनल कोड हम ये इसका नाम बता सकते हैं, ये क्रिमिनल कोड भी बता सकते हैं इसको, मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस है। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी
रावलपिंडी श्रीनगर कॉट रोड, और उसने क्या किया, स्टार्ट की उसने कंस्ट्रक्शन किसकी, रावलपिंडी श्रीनगर कॉट रोड की। इसी तरह से उसने क्या किया, ही प्रिपेयर्ड दामात कोड। अब जब दामात ट्रस्ट जो यहाँ पर है उसको किया किसने, उसने उसको गुलाब सिंह ने एस्टैब्लिश किया। लेकिन इसने क्या किया, इसने दामात जो कोड है, जो कोड क्या होते हैं, सिंपली प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसने उसको प्रिपेयर किया। पोस्टल सिस्टम वाज मेड मोर कॉम्पिटेंट, पोस्टल सिस्टम को ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाया गया। और इसी तरह से पोस्टल सर्विसेज भी शुरू की गई, किस किस दरमियान, श्रीनगर और मुरी के दरमियान। क्लियर, ये पोस्टल सर्विसेज शुरू की गई किसके दौर में, रणबीर सिंह के दौर में। टेलीग्राफ वाज स्टार्टेड बिटवीन श्रीनगर और जम्मू के दरमियान। टेलीग्राफ को भी स्टार्ट किया गया श्रीनगर और जम्मू के दरमियान, टेलीग्राफ लिंक्स। क्लियर, इसी तरह से टैक्स ऑन शॉल मैन्युफैक्चरर्स रिड्यूस्ड, इसी तरह से जो शॉल मैन्युफैक्चरर्स थे उन पर टैक्स को कम किया गया, रिड्यूस किया गया। बिल्कुल इजी पॉइंट है, इसको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओपन मकतब्स and pathshalas. Pathshalas is actually a term that is used especially for the Hindu schools, and the maktabs is a term that is especially used in the Urdu language for the by Muslims or Muslim scholars usually. तो मकतब्स भी उसने शुरू किए, पाठशालास भी शुरू किए उसने। फिक्स्ड रेवेन्यू, इसके बाद उसने क्या किया, रेवेन्यू को फिक्स किया। क्लियर, रेवेन्यू को उसने फिक्स किया। तो इसके बाद क्या होता है, मैप ऑफ द वैली इज प्रिपेयर्ड। मैप ऑफ द वैली जो है उसको भी उसने प्रिपेयर किया। या आप ये पॉइंट जो है आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ और तो इसके बाद फिर क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्टेड रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल जो है फेमस रघुनाथ टेम्पल है जो कि जम्मू में है, तो ये रणबीर सिंह ने ही कॉन्स्ट्रक्ट किया। क्लियर, गिलगित एंड हुंजा वर कनकर्ड। गिलगित और हुंजा जो कि पाकिस्तान में है और हुंजा भी पाकिस्तान में है, उसको उसने दोनों को कनक्वर किया। तो ये है रणबीर सिंह के मतलब। इसके बाद रणबीर सिंह इन 1885 में यहाँ से मर जाते हैं वो। तो ये फिर पिक्चर में आते हैं प्रताप सिंह, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह और प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह जो है, प्रताप सिंह ने क्या किया, प्रताप सिंह जो आते हैं फिर इसके बाद वो एल्डर सन होते हैं, वो एल्डर सन होते हैं रणबीर सिंह के। तो इसकी प्रताप सिंह की कंट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं, रियल मॉडर्नाइजेशन टुक प्लेस। तो इसके दौर में एक मॉडर्नाइजेशन इन रियल सेंस में शुरू हो गई। क्लियर, ब्रिटिश अपॉइंटेड फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर इन द स्टेट एंड रेजिडेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द श्रीनगर। ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने अपना एक रेजिडेंट कमिश्नर रखा स्टेट में, और रेजिडेंसी उसके लिए एस्टैब्लिश की गई इन श्रीनगर में। क्लियर, अब तो वो इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल भी कर रहे थे। तो इसी तरह से वॉल्टर लॉरेंस कैरीड द लैंड सेटलमेंट ऑन द साइंटिफिक लाइन्स। तो वॉल्टर लॉरेंस जो है, जो कि ब्रिटिश से ही यहाँ पर आए थे, ब्रिटिशर्स के हेल्प से ही, तो उसने क्या किया, यहाँ पर लैंड सेटलमेंट ऑन साइंटिफिक लाइन्स पे किया। बेगार वॉज एबॉलिश्ड, बहुत ही बड़ा काम उसने जो किया, दैट वॉज बेगार। बेगार को उसने खत्म किया। तो बेगार सिस्टम को ख़त्म करने के बाद, इस इवल को एबॉलिश करने के बाद लैंड रेवेन्यू में इंटरेस्ट लिया गया। तो इसी तरह से लैंड रेवेन्यू वाज गिवन ओनली इन कैश। तो लैंड रेवेन्यू उस टाइम अब सिर्फ कैश में दिया जाने लगा। वाटरलैंड वर कंसिडर्ड एज खालसा और द स्टेट प्रॉपर्टी। वाटरलैंड को खालसा या स्टेट प्रॉपर्टी कहा गया। जहलम वैली कॉट रोड, दैट्स JVC रोड वाज कंप्लीटेड। और इस तरह से जहलम वैली कॉट रोड जो है तो वो कंप्लीट किया गया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रताप सिंह की रीन की बात कर रहे हैं। तो जो जहलम वैली कॉट रोड है, आप तो जानते हैं, कोहाला से लेकर टू बारामूला तक। इसको यहाँ पर मैंने वो नोट डाउन नहीं किया है, अलबत्ता आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, कोहाला से लेकर
बारामूला तक, तो वो कंप्लीट किया गया। तो इसी तरह से BC रोड जो कि बानिहाल काट रोड, वेट अ मिनट, बानिहाल काट रोड जो है तो उसको ओपन किया गया टू पब्लिक, यानी कि पब्लिक पर्पस के लिए, जो पब्लिक है मतलब वो भी अब इसमें इस पर चल सकती है। तो इन 1922 में उसको इट वाज थ्रोन ओपन टू पब्लिक। तो अब इसमें वरना इससे पहले यहाँ पर सिर्फ ऑफिशियल्स ही चलते थे इस पर, जैसे कि किंग या उसके ऑफिशियल्स बाकी जो थे, तो वो ही सिर्फ वही चल सकते थे। अब 1920 में उसको अब पब्लिक के लिए भी खोला गया। सियालकोट जम्मू और रेलवे लाइन, सियालकोट जम्मू और रेलवे लाइन वॉज इनाग्रेटेड इन 1890। और इसी तरह से जो सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन है, लिंकिंग जम्मू, जो जम्मू को लिंक करता था विद ब्रिटिश इंडिया से, तो जम्मू को लिंक करता था इंडिया से। तो ये इनाग्रेट की गई 1890 में। तो इसी तरह से और भी रोड्स डाले गए, नेटवर्क ऑफ रोड्स। तो फिर टेलीग्राफ लाइन इज एक्सटेंडेड। टेलीग्राफ जो मैंने पहले से आपको बताया कि टेलीग्राफ जो है उसको किसके रीन में शुरू किया गया, आप वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वो। तो इसी तरह से जम्मू एंड श्रीनगर कनेक्टेड बाय टेलीफोन, जम्मू एंड श्रीनगर को कनेक्ट किया गया बाय टेलीफोन के जरिए से। किसके दौर में? प्रताप सिंह के दौर में। इरिगेशन कैनाल्स वो लेड, जैसे कि प्रताप कैनाल, अपर जहलम कैनाल, रणबीर कैनाल, उज कैनाल। रणबीर कैनाल जो है यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाम दिया गया है रणबीर कैनाल, तो फिर एक आम सा स्टूडेंट अगर हम कॉमन सेंस यूज करेंगे तो वो बता सकता है कि शायद रणबीर ने ही बनाई होगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है। प्रताप कैनाल, अपर झेलम कैनाल और रणबीर कैनाल और उज कैनाल, ये चारों कैनाल जो हैं उसको कंस्ट्रक्ट किया था प्रताप सिंह ने, उनको कंस्ट्रक्ट किया था प्रताप सिंह ने। कमिश्नड मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन 1907। तो मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसको कमीशन किया गया इन 1907 में। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है दैट इज मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्लियर? और इस तरह से श्रीनगर और जम्मू को इलेक्ट्रीफाई किया गया। क्लियर? वो पावर रिसीव करने लगे। वाटर रिजर्वायर एट हार्वन वो भी एस्टेब्लिश किया गया, उसकी कंस्ट्रक्शन भी की गई। एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और माइनिंग उसको भी एस्टैब्लिश किया गया, जो कि इम्पोर्टेंट है मॉडल टू एनकरेज माइनिंग इंडस्ट्री। क्लियर? और एग्रीकल्चर को एस्टैब्लिश किया गया ताकि साइंटिफिक नॉलेज स्प्रेड की जाए एग्रीकल्चर के मुतलिक, कल्टिवेशन के मुतलिक। इम्प्रूव्ड हॉर्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सेरिकल्चर को इम्प्रूव किया गया। क्लियर? तो इसी तरह से इसको इम्प्रूव किया गया, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। इवन कि इसके साथ साथ में यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो ये इसके साथ रेलिवेंट है। इंपॉर्टेंट सीड्स फ्रॉम फ्रांस एंड इटली, इंपोर्ट सीड्स फ्रॉम फ्रांस एंड इटली। तो इसके लिए सीड्स लाए गए फ्रॉम फ्रांस एंड इटली से, और इवन की एक्सपर्टीज की भी हेल्प ली गई। वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1894। जो वैक्सीन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया इन 1894 में, यानी कि प्रताप सिंह के ही दौर में। बहुत सारी मतलब इसकी बहुत प्रताप सिंह की बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ही सेट अप सिल्क फैक्ट्री एट श्रीनगर, और इस तरह से सिल्क फैक्ट्री की भी बुनियाद डाली उसने श्रीनगर में। तो इस तरह से ये एक लार्जेस्ट काइंड एक आइडेंटिफाई अपने आप में एक पहचान बन गई यहाँ की, जो ये सिल्क फैक्ट्री जो श्रीनगर में बनी पूरे वर्ल्ड में। एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल वाज मेड फ्री, प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन वो फ्री डिक्लेयर की गई। एसपी कॉलेज 1905 वो बनाया गया, शेर प्रताप सिंह कॉलेज। और इसी तरह से प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज 1907 इसको भी डेवलप किया गया। तो श्री प्रताप कॉलेज 1905 में ये श्रीनगर में है, और इसी तरह से जो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में है 1907 में इसको बनाया गया। क्लियर?
तो ताकि हायर एजुकेशन के जो डिमांड्स है उसको पूरा किया जाए। हाउस बोट्स फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन। हाउस बोट्स को पहली बार इसी के दौर में इसी के रीन में बनाया गया। तो इसी तरह से हॉस्पिटल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन श्रीनगर एंड जम्मू। हॉस्पिटल्स बनाए गए श्रीनगर और जम्मू में भी। फॉरेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज सेटअप इन 1891। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी तो वो भी सेटअप किया गया। ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री इन 1911 आई थिंक इन बांडीपोरा आई थिंक। तो बांडीपोरा में फिर वो स्कूल बनाया गया फॉरेस्ट्री स्कूल में, तो वो भी किया गया। और ये सब जो हुआ ये प्रताप सिंह के ही दौर में हुआ। प्रताप सिंह ने बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं ओवरऑल बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहे हैं प्रताप सिंह के। तो बस एग्जाम में इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, सिर्फ इतना आ सकता है कि हाउस बोट, सबसे पहले हाउस बोट का नाम आप यहाँ पर बता सकते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो वो आप बताइएगा। और बाकी इसके अलावा और इसके रीन में और कुछ नहीं आ सकता। इट्स माय वर्ड। तो आपको बस यही पढ़ना है इसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट किंग की तरफ। बहुत ही फेमस रहे हैं, तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है आपके लिए। हरि सिंह, क्लियर। तो हरि सिंह जो है इसने शुरू की अपनी मतलब रीन की शुरुआत, अपने हुकूमत की शुरुआत हुई 1925 में और 1947 में वो ख़त्म हुई इसकी हाँ इसकी रीन का। तो इसी तरह से, लेकिन इसका जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज कहा जाता ये था कि मतलब हो सकता है इसको एक हॉलीडे बनाए, स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसलिए इस हिसाब से हरि सिंह की डेट ऑफ बर्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बॉर्न ऑन 23 सितंबर 1895। He was greatly influenced by the Western ideas। सबसे पहले जो उसके जहन पर जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था वो थे वेस्टर्न आइडियाज़। वेस्टर्न आइडियाज़, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, सेक्युलरिज्म। तो he was greatly influenced by these ideas। Prohibited child marriage एंड ओपन प्लेसेस ऑफ वर्शिप। उसने चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया, छोटे बच्चों की शादी, बाल विवाह, तो वो उसने बैन लगा दी, उस पर प्रोहिबिट किया। इसी तरह से ओपन प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और जो मस्जिद या मंदिर वगैरह हो तो उसको उसने फ्री छोड़ दिया कि कोई भी जा सकता है, इबादत कर सकता है, इसके लिए आपको कोई बैन वगैरह नहीं है। He passed the suppression of immoral traffic in women regulation 1934। तो immoral traffic आप यहाँ पर नाम बता सकते, इतना काफ़ी है। मैंने इस एक्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि बस सिर्फ इसके रिलेटेड सिर्फ इतना क्वेश्चन आ सकता है, who passed the suppression of immoral traffic in the women regulation act 1934, which king passed, ये भी आ सकता है, क्लियर। तो यहाँ पर बस सिर्फ आपका इतना है कि इमोरली जो है वुमेन को ट्रैफिक किया जाता था, क्लियर। तो द एक्ट ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ द ब्रोथल्स। तो जो एक्ट है उसने क्या किया, उसने ऑर्डर किया, डिक्लेयर किया द क्लोजर ऑफ द ब्रोथल्स। तो ब्रोथल्स असल में वो जगह होती है जहां पर प्रोस्टिट्यूट्स को रखा जाता है या प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं। तो प्रोस्टिट्यूट्स को इस इंस्टीट्यूशन को ही बंद कर दिया गया, इनफेमस इंस्टीट्यूशंस, क्लियर। आगे चलते हैं। दिस एक्ट मेड पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन सिन। इस एक्ट के जरिए पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन को सिन डिक्लेयर किया गया, इमोरल एंड ए ग्रेव ऑफेंस डिक्लेयर किया गया। बिल्कुल जो एक इनह्यूमैन एक्ट था वो, और अगेंस्ट द इथिक्स ऑफ द सोसाइटी। तो बस इस एक्ट के हिसाब से उसको फिर ये डिक्लेयर किया गया एज सिन एंड इमोरल। पॉलीएंड्री जो कि मशहूर था उस टाइम बुद्धिस्ट्स में, तो उसको बैन किया गया इन 1941 में, उसको बैन किया गया पॉलीएंड्री। अब ये पॉलीएंड्री क्या होता है, जिस तरह मर्द एक से बहुत सारी एट अ टाइम बहुत सारी बीवियाँ रख सकता है, जिसको पॉलीगैमी कहते हैं। इसी तरह एक औरत बहुत सारे मतलब हस्बैंड्स, एक से ज़्यादा हस्बैंड्स रखे तो उसको कहते हैं पॉलीएंड्री। तो इस एक्ट को, इस इवल को भी इसने बैन किया। ये मशहूर था बुद्धिस्ट्स में, क्लियर।
ओपन मैनी डिस्पेंसरीज फॉर द इरेडिकेशन ऑफ एपिडेमिक्स, और इस तरह से बहुत सारे डिस्पेंसरीज उसने शुरू की ताकि एपिडेमिक्स जो थे उनको ख़त्म किया जाए। टू बूस्ट एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट को पास किया गया। क्लियर? तो थोड़ा बहुत मैं आपको मतलब और इंसाइट प्रोवाइड करूं इस एक्ट के रेलेवेंट में, तो वो ये है कि इससे पहले अगर आप देखेंगे 1945 में इस एक्ट पर इसने इतना फोकस दिया। 1945 में, बाय द एंड ऑफ 1945 देयर वर 20,728 schools by the end of, सॉरी ये शायद क्लियर पूरी तरह से आपको समझ ना आया, लेकिन बस अब मेरी वॉइस के हिसाब से आप चले। 20,728 schools by the end of 1985, इतना फोकस किया महाराजा हरि सिंह ने एजुकेशन पे। क्लियर? एजुकेशन एक्ट, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल एजुकेशन, उसको डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन वो इस पोजीशन पर भी था। J&K बैंक एस्टैब्लिश इन 1938, J&K बैंक को एस्टैब्लिश किया गया 1938 में, हाई कोर्ट को 1929 में। और इसी तरह से ही इशूड स्टेट सब्जेक्ट्स टू द रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट इन 1927 में उसने क्या किया, स्टेट सब्जेक्ट्स को इशू किया। स्टेट सब्जेक्ट जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे तो उनको स्टेट सब्जेक्ट्स दी ताकि जो नॉन रेजिडेंट्स थे, यहाँ के नॉन रेजिडेंट्स जो बाहर के थे, मतलब उनको वो सेपरेट कर सके और यहाँ के जो बाशिंदे थे वो उनकी एक अलग पहचान रहे। क्लियर? कश्मीरी मतलब पहचान जो है बस वो रहे। इसके बाद आता है प्रजासभा। प्रजासभा के जो मेंबर्स यहाँ पर सिंपली मैंने 75 रखा है, मैंने इतना नहीं लिखा है कि प्रजासभा कंसिस्टेड ऑफ 75। सो यहाँ पर टोटली 75 मैंने रखा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्रजासभा जिस तरह आज लेजिस्लेचर है इसी तरह, तो 75 मेंबर्स थे उस टाइम। उसको एस्टेब्लिश किया गया 1934 में एज ए फर्स्ट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन सी जगह, कौन सा इंस्टीट्यूशन होता है जहां पर कानून को बनाया जाता है। ओके, तो ये किसने किया? हरि सिंह ने। विडो रीमैरिज एक्ट एंड प्रॉपर्टी एक्ट 1932 उसको भी उसने पास किया। विडो रीमैरिज नाम से ही पता चलता है, कहने की जरूरत नहीं है, और इसी तरह से प्रॉपर्टी एक्ट रिलेवेंट टू प्रॉपर्टी मैटर्स वगैरह, तो वो भी उसने पास किया। लैंड एलिनिएशन रेगुलेशन एक्ट 1933, थोड़ा बहुत मैं इसके इंसाइट में और प्रोवाइड करूं। दिस एक्ट फॉरबिड द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू द नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट्स। ओके, ये जो लैंड एलिनिएशन रेगुलेशन एक्ट 1933, तो इस एक्ट के तहत फॉरबिड किया गया ट्रांसफर ऑफ लैंड टू द नॉन एग्रीकल्चरस। जो नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट्स थे तो बस उनको इस एक्ट के तहत आप लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, कश्मीर वैली पंचायत रेगुलेशन एक्ट 1935 इसने उसको भी पास किया। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे नेशन में, पूरे भारत में कब शुरू हुआ और इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वहाँ कब इसको एनविसेज किया गया था। क्लियर? पंचायत जो बॉडीज थी यहाँ पर, लोकल बॉडीज। दान देवी मेमोरियल फंड टू स्टॉप फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसको भी एस्टैब्लिश किया गया, क्रिएट किया गया। दान देवी मेमोरियल फंड डील्स विद द practice of stopping this this evil, that is the female infanticide। छोटी बच्ची जो होती है तो बस उसको मार डालना वगैरह, क्योंकि the people considered the birth of a female child or girl as inauspicious। क्लियर? तो बस दान देवी मेमोरियल फंड को इससे उनको पैसे वगैरह मिलते थे वगैरह, तो रिम्यूनरेशन मिलता था। जो छोटी छोटी ये जो फीमेल चाइल्ड्स होते थे उनकी मतलब उनको बड़ा वगैरह उनको खाना पालने वाले में जो कुछ उनको लगता था तो वो दान देवी मेमोरियल फंड से उनको दिया जाता था। इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन, इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन यानी कि छोटे बच्चों की शादी वगैरह जो होती थी बस उसको थोड़ा बहुत रीऑर्गेनाइज रिफॉर्म किया गया। किस तरह से? 21 ईयर ओल्ड फॉर बॉयज़, जब तक न बच्चा
बॉय 21 ईयर ओल्ड हो जाएगा तब तक वो शादी नहीं कर सकता। इसी तरह से 18 ईयर एज जो मिनिमम एज थी वो रखी गई फॉर गर्ल्स। रूम certain amount of gold cash cattle etc was given to the bride's side by bridegroom। ओके तो ये जो रूम है ये भी एक किस्म का इवल है कि थोड़ा बहुत गोल्ड या कैश या कैटल कुछ ना कुछ तो देना पड़ता था ब्राइड ग्रूम को टुवर्ड्स ब्राइड की तरफ, ब्राइड साइड की तरफ। ओके इसी तरह से रस्म एडिशनल 70 रुपीज टू द ऑफिशियल्स इन एडिशन टू द हफ्ता वसूली जो हम कह सकते हैं सिंपली जो हफ्ता वसूली होती है बस उसका नाम आप रख सकते हैं रस्म। ये एक कस्टम था कि इन एडिशन टू द रेवेन्यू जो यहाँ टैक्स वगैरह जमींदार दिया करते थे वो कुछ और भी पैसे देते थे 70 रुपीज तो एक जगह पर होता है, कभी कोई ऑफिशियल इससे ज्यादा भी देते थे वो, तो दैट्स कॉल्ड रस्म। इन दोनों को उसने एबॉलिश किया इन 1939 में थ्रो ए बिल कानून पास करके। पासड जुवेनाइल स्मोकिंग रेगुलेशन एक्ट 1929। तो इसके बाद उसने क्या किया, जुवेनाइल छोटा बच्चा इन्फेंट, तो जुवेनाइल स्मोकिंग रेगुलेशन एक्ट को 1929 उसने उसको भी फॉरवर्ड किया, विच फॉरवर्ड द स्मोकिंग बाय द चिल्ड्रन, जो बच्चे स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उसने उसको भी फॉरवर्ड किया। ओके तो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडर्न कश्मीर। तो इससे पहले हमने एंशंट भी पढ़ा और मेडाइवल भी पढ़ा, अब ये मॉडर्न हमने ख़त्म किया। तो गारंटी के साथ मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपको इसके अलावा कश्मीर की हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है। दिस इज ऑल एग्जाम ओरिएंटेड, यू डोंट हैव टू कंसल्ट एनी बुक एनी अदर ऑनलाइन लेक्चर, जस्ट फॉलो माई लेक्चर, जस्ट फॉलो दिस PDF। आप खुद भी पढ़े, अगर आप इसके अलावा आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको बहुत सारी बुक्स कंसल्ट करनी पड़ेगी, ऑनलाइन लेक्चर्स करने पड़ेंगे, ख्वामखा में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बस जस्ट फॉलो दिस PDF एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। ओके लेट्स मूव टू द हिस्ट्री ऑफ द जम्मू। बहुत ही मतलब मुझे नहीं लगता 3 मिनट भी इसको लगेंगे, जो एग्जाम रेलिवेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ओके सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ जम्मू में अगर आप देखेंगे तो जम्मू का फाउंडर कौन रहा है, दैट्स राजा जाम्बू लोचन। क्लियर, राजा जाम्बू लोचन वाज द फाउंडर ऑफ जम्मू। फर्स्टली इट वाज कॉल्ड जाम्बू नगर, सबसे पहले इसको जाम्बू नगर के नाम से जानते थे, देन चेंज टू जम्मू। इसके बाद फिर इसको चेंज किया गया और उसे बोला गया कि ये अब जम्मू है। ओके तो कब बन गई है इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज नॉट ए फिक्स्ड डेट, इन 14th सेंचुरी। ओके तो इस तरह से फिर ये यहाँ पर उसने क्या देखा, असल में एक स्टोरी है, ये एक स्टोरी है। वन ऑफ हिज हंटिंग एक्सपेडिशंस, जो राजा जाम्बू लोचन थे, उसने तवी रिवर को क्रॉस किया, तो वहां पर उसने क्या देखा, एक गोट, एक बकरी एंड अ लायन। तो वो सरप्राइज हो गया उनको देखकर कि वो एक जगह पानी पी रहे हैं, तो इसने इस बात पर इस जगह का नाम जाम्बू नगर रखा। तो एक मतलब पीस, हार्मोनी जहाँ पर पाई जाती हो, तो इस हिसाब से फिर लेटर ऑन इसको चेंज किया गया टू जम्मू। क्लियर, राजा जाम्बू लोचन, बस इतना आप याद रखें, वो स्टोरी तो एग्जाम में नहीं आने वाली, बस ऐसे ही मैंने बता दिया। इसका नाम क्या था, राजा जाम्बू लोचन ने जम्मू को फाउंड किया इन 14th सेंचुरी में, और जाम्बू नगर इसका पहला नाम था, बाद में चेंज किया गया टू जम्मू। ओके लेट्स मूव। इसके बाद आते हैं बाहू लोचन। जो अगर आप देखेंगे बाहू फोर्ट कहाँ पर है, वो जम्मू में, किस पर, रिवर तावी पर। क्लियर, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तावी। तो वो सारा जो क्रेडिट जाता है बाहू फोर्ट को बनाने में, फेमस बाहू फोर्ट जो है वो बाहू लोचन को जाता है। इसके अलावा और उसने क्या किया, दारा नगरी जो है, तो वो सिटी भी फाउंड की, दारा नगरी एस्टैब्लिश किया, कंस्ट्रक्ट की, और इसके बाद उसने क्या किया, ये जो कैपिटल है वहां ट्रांसफर किया, किधर, दारा नगरी में। तो आप बता सकते हैं कि दारा नगरी में वो कैपिटल है, बाहू लोचन का कैपिटल था। तो इसी तरह से अटैक्ड सियालकोट राजा, तो इसके बाद उसने क्या किया, सियालकोट राजा को उसने अटैक किया। ओके तो लेकिन इसमें वो
बहुलोचन वो हार गए और इस तरह से वो चल बसे। बाद में आते हैं जाम्बू लोचन। जाम्बू लोचन ने क्या किया, उसने जम्मू सिटी फाउंड की, सिटी जम्मू सिटी, एक तो एंटायर जम्मू या जम्मू नगर, लेकिन इसने जम्मू सिटी फाउंड की। ही डिफीटेड सियालकोट किंग, उसने सियालकोट किंग को डिफीट किया एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू दी सिंध। उसने क्या फिर किया, उसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया टू द सिंध, सिंध जो कि पाकिस्तान में है वहां तक उसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया जाम्बू लोचन ने। ओके, फिर आते हैं शक्तिकरण। शक्तिकरण का सबसे बड़ा जो काम है यहाँ पर, उसने इंट्रोड्यूस किया डोगरी स्क्रिप्ट, बस इतना काफी है। ओके, तो ये स्क्रिप्चर उसमें बहुत होल्ड रखते थे और इस तरह से उसने डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू द पीर पंजाल, इसके बाद उसने अपने एम्पायर को पीर पंजाल तक एक्सटेंड किया। ब्रिजदेव आते हैं फिर इसके बाद में। ब्रिजदेव वॉज द एली ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था, ओके अफगानिस्तान से। तो उसने फिर वो एली बन गए किसके, मोहम्मद गौरी के। एंड ही फॉट अगेंस्ट पृथ्वीराज इन द बैटल ऑफ टेरान। बैटल ऑफ टेरान में उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज के खिलाफ लड़े। क्लियर, तो फिर वो जंग फाइनली मोहम्मद गौरी जीत गया। ओके, फाउंडेड विजयपुर, नाउ विजयपुर। इसने क्या फाउंड किया, विजयपुर। उस टाइम उसने विजयपुर उसका नाम रखा था, बाद में वो चेंज किया गया टू विजयपुर। ओके, इसके बाद आते हैं मालदीव। क्लियर, मालदीव मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं। हालांकि ब्रिजदेव के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आते हैं जोधदेव। इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं किया था। तो अजायब देव भी आते हैं, बस उसने भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया था। ध्रुवदेव भी आते हैं तो उसके मुतालिक पढ़ते हैं। लेकिन अब जब मालदेव आते हैं तो ये इसका पीरियड जो है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है। उसने कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम दारा नगरी टू जम्मू। बिल्ट माल मंडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट माल मंडी को उसने बिल्ट किया। क्लियर, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेट ऑन गद्दी। गद्दी जो होती है मतलब डिज़ाइन की गई होती है एक रूलर के लिए, वो जो कुर्सी वगैरह होती है तो वो उस पर बैठ गए, फर्स्ट टू सेट ऑन गद्दी। तैमूर इन्वेड ड्यूरिंग हिज रीन। तो तैमूर जो है उसने जम्मू को इन्वेड किया उसी के रीन में। और लेकिन उस टाइम डोगराज ने काफ़ी लड़ा वगैरह हो, जबकि तैमूर जो थे वो बहुत ही बड़े पावर थे, एक यूनिवर्सल पावर थे वो। तो जाहिर सी बात है कि मतलब इतना वो तो रेजिस्ट वो नहीं कर सकते थे। क्लियर, आगे आते हैं ध्रुवदेव। तो ध्रुवदेव ने क्या किया, ही गेव शेल्टर टू बंदा बहादुर। ध्रुवदेव ने बंदा बहादुर को शेल्टर दिया। क्लियर, बंदा बहादुर खिलाफ गया था मुगल्स के, और इस तरह से इसने ध्रुवदेव ने उसको शेल्टर दिया। बिल्ड मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, ये ध्रुवदेव ने बिल्ड किया। क्लियर, एक उसने क्या किया, और उसने ये भी किया कि उसने अपने आप को कंसिडर किया, डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंट फ्रॉम द योक ऑफ मुगल्स। और इस तरह से उसने अपनी जो टेरिटरी थी उसको कंसोलिडेट किया और एक और पावरफुल किंग की हैसियत से वो उभर के आया। क्लियर, तो अब सबसे बड़ी बात मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है उसने वो बिल्ड किया, और अपना जो उसका जो होम था, पैलेस जो था, मालदेव मंडी से तो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स लिया। मालदेव जो था, मालदेव मंडी, तो यहाँ से लेकर वो आया मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, जो आज भी जम्मू में मौजूद है। बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख भी सकते हैं। So this was all about the history of the Jammu. Nothing much to remember, but it's easy. तो सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन है इस हिस्ट्री में, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। बस आपको ज़्यादा फोकस उस पर करना है, लेकिन ये भी नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ J&K. नाउ टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कोट डाउन किए हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ओके,
ओके। तो कहा जाता है कि इसके बाद एक और बादशाह जो डोगरा रूलर आए थे, एक दो और, लेकिन उनका कुछ खास रोल नहीं रहा है, जैसे कि महाराजा रंजीत देव। महाराजा रंजीत देव तो ज़्यादा से ज़्यादा उसने ये किया कि दारुल अमन, रंजीत देव जो थे उसने क्या किया, दारुल अमन उसने फाउंड किया। ओके, ये भी अच्छा रूलर रहे हैं। तो इसी तरह से उसने क्या किया, सती पर बैन लगाई, सती सिस्टम पर, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी बैन लगाई बाद में। सती पर बैन लगाई, फीमेल इन्फेंटिसाइड पर भी बैन लगाई। ओके, तो ये भी उसने किया। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। लास्ट पर जीत सिंह आए थे, ही वॉज अ ग्रेट रूलर, और वो थे फिर रंजीत सिंह के। ये जो मैंने कहा ये रेलिवेंट है रंजीत सिंह के। तो बस इतना काफ़ी है आपके लिए, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना एग्ज़ाम के रेलेवेंट जो भी था वो मैंने आपको करीब करीब सब कुछ पढ़ा दिया, और जो भी एग्ज़ाम्स में आता है बस वो इतना काफ़ी है। तो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर फर्स्ट इज राज तरंगनी। राज तरंगनी वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मुल्ला अहमद। राज तरंगनी जो है ये किस जबान में थी, इट वाज इन संस्कृत, लेकिन बाद में उसको कन्वर्ट किया गया इनटू पर्शियन यानी कि फारसी लैंग्वेज में। और वो कौन थे जिसने इसको कन्वर्ट किया, मुल्ला अहमद। एंड इनटू इंग्लिश, इसी राज तरंगनी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, और किसने कन्वर्ट किया, एस्टीन। ओके, similarly, if you talk about Valley of Kashmir, it was written by the Walter Lawrence. It is a book, special book, A-class book, और इसको written down किया है वॉल्टर लॉरेंस ने, कंपोज किया है वॉल्टर लॉरेंस ने। तारीखी कश्मीर को मलिक हैदर ने लिखा है। इसी तरह से लैंड ऑफ लामाज बाय अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, वो भी ये रिलेवेंट तो है लद्दाख के, और ये है कश्मीर के रिलेटेड, एंड दिस इज आल्सो रिलेवेंट टू कश्मीर। इसी तरह से दीवान कृपाराम जो थे उसने रोट किया गुलाबनामा उसने लिखा। दीवान कृपाराम, खुद पता चलेगा आपको कि गुलाबनामा अगर है तो किसके रिलेटेड होगा, किसकी बायोग्राफी होगी। राजदर्शनी जो है ये बुक का नाम है, तो उसको लिखा किसने, कंपोज किया किसने, गणेश दास ने। तो लॉर्ड ऑफ हिल्स बाय जीसी स्मिथ, लॉर्ड ऑफ हिल्स, अगेन दिस बुक इज रेलेवेंट टू लद्दाख हिस्ट्री, तो वो जीसी स्मिथ ने लिखी। तारीखी दौरा, आई थिंक दिस इज डोगरा हियर। सो द तारीखी डोगरा जो है ये लिखा है नरसिंह दास ने। यस, दिस इज तारीखी डोगरा। यस, तारीखी डोगरा, यू कैन राइट डाउन हियर DOGRA, डोगरा बाय नरसिंह दास। द राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम बाय SS चरक, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम बाय SS चरक। तो ये कुछ बुक्स है, कुछ सोर्स मटेरियल है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, बिकॉज these pointers hold good strength to come into the competitive exam, in any of the competitive exams, so especially। तो ये अब ये सीरीज़ हमारी ख़त्म हो गई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी PDF मिले, तो वो मिलेगी आपको आबिद मलिक, जो यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आबिद मलिक, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, तो आपको ये PDF वहाँ मिल सकती है। क्लियर, बस सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर 4 पेजेस की ये PDF मिलेगी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है आपको। बस सिंपल ये क्रैम करना है इस PDF को, बस आपको और किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स माई वर्ड, एग्ज़ाम में सिर्फ इतना आ सकता है। सो दिस वॉज all about the history of the Jammu and Kashmir, ancient, medieval, modern. So you guys simply have to cram this PDF. You guys simply have to cram this PDF, and finally you will grow this. Okay, grow into it, and you will pass or you will qualify any examination. So this was all for today. If you really liked it and enjoyed this video, this lecture, then don't forget to give thumbs up, give feedback in the comment section, and most important, don't forget to share it in your social media handles, especially Facebook, especially if you have Twitter, Instagram, in every place where your presence is. So take care, bye, thank you, Allah Hafiz.